हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। कितना नंबर तक हुआ था हम लोग का? इसको चला दीजिए तो। 125 से होगा। 26। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 125 से होगा। अच्छा, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, ठीक? 2 मिनट लगेगा। बंगाल विभाजन कब शुरू हुआ? 1905। इसी को बोलते हैं हम लोग बंग भंग आंदोलन। इसी की पृष्ठभूमि पे हुई स्वदेशी आंदोलन। और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा, नाम था अमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ कब? 1971 में। बांग्लादेश का गीत बना क्या? अमार सोनार बांग्ला। हमारे यहाँ जनगण मन जो है राष्ट्रीय गान, उसको भी लिखने वाले कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। उसकी मूल भाषा क्या थी? बंगाली। लेकिन जो उसको एडॉप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा तो हिंदी में। कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ना। रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ मनाया गया था। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 के समय में गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। कौन? तो। और 1905 में कौन थे? कर्जन। कर्जन थे ना। दिल्ली दरबार कितना बार लगा था? पहला बार कब? किसके समय में? लीटन। दूसरी बार कब? 1903। किसके समय में? और तीसरी बार कब? किसके समय में? देशद्रोही सभा अधिनियम पर रोक लगाने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था? इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इंडियन प्रेस एक्ट 1910। देशद्रोही सभा अधिनियम पर, क्योंकि क्या होता था ना कि जितने भी भारतीय लोग थे वो सारे भारतीय लोग आपस में क्या करते थे? एकजुट हो जाते थे और एकजुट होकर अपना रणनीति बनाते थे और प्लान करते थे। उस पर एक रोक लगाने के लिए, एक अंकुश लगाने के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था इंडियन प्रेस एक्ट, जो आया था 1910 में। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1910 का भारतीय प्रेस अधिनियम औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया एक कानून था, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रेस, विशेष रूप से अंग्रेजी और स्थानीय प्रेस पर अधिक नियंत्रण रखना। अब क्या करता है, जैसे अभी आप लोग प्रेस वाले हैं, थोड़ी देर के लिए आपको कुछ भी अगर लोगों को बताना है इस क्लासरूम में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, जैसे मेरा क्लास का टाइम था 12:15 में, हम आए थोड़ा देर में, तो अब आप उसको न्यूज़पेपर पे क्या करिएगा? लिखिएगा, ताकि सारे लोगों को पता चले कि चंद्रा सर आए हैं क्या लेट से। तो आप न्यूज़पेपर पे जैसे ही लिखेगा वो हमको अच्छा लगेगा खराब, तो हम उस पर रोक लगाएंगे कि बोलेंगे खूब चलाओ, रोक लगाएंगे। तो जो भी प्रेस होता था, चाहे वो अंग्रेजी से छपे या स्थानीय प्रेस पर हो, उस पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखने के लिए ये प्रेस अधिनियम लाया गया था, भारतीय प्रेस अधिनियम। ऐसी ही चीज आपको देखने को मिलेगा लीटन रिपन के समय में, जो पिछले क्लास में चर्चा किए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था उसमें, तो जिसे वह अराजक प्रचार के रूप में देखती थी। अराजकता मतलब तहस नहस कर देना, नहीं बोलते अराजकता फैलाना मतलब विध्वंस फैला देना, तो उसके प्रचार के रूप में वो लोग देखती थी। कौन? ब्रिटिश लोग। आप अराजकता ही तो फैला रहे हैं। अराजकता मतलब माहौल को क्या करना? खराब करना। आप माहौल खराब कैसे किए? मेरे बारे में कुछ लिखे तो माहौल क्या होगा? खराब। और हम उस समय में राजा हैं, अंग्रेज क्या है? राजा है। तो अंग्रेज के बारे में कुछ लिखेगा तो माहौल अच्छा कि खराब? तो उस पर रोक लगाएगी कि नहीं? रोक लगा देती थी। भारतीय किसके विचारधारा से प्रभावित हुए थे? ये मॉन्टेस्क्यू और रूसो दार्शनिक थे बहुत बड़े, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। इन्होंने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। कौन? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। कौन? मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस में प्रभुत्वता के युग के प्रभावी और प्रख्यात प्रतिनिधि माने जाते थे। ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था क्या? शक्तियों का पृथक्करण मतलब शक्तियों का अलगाव करना, शक्तियों को अलग अलग रूप में विभाजित करना। प्रशासनिक वर्ग है, राजनीतिक वर्ग है, सभी की शक्तियां क्या है? डिफरेंट है। इवन कि हमारे संविधान में भी देखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शक्तियों का विस्तार किया गया है। अनुसूची 7 पढ़े होंगे आप लोग, बोल ही नहीं रहे हैं। कितना अनुसूची है टोटल? 7 है। सर को कहीं दीवार में रखिएगा और जोर जोर से मारिएगा। कितना अनुसूची है टोटल? 12।
हम किस अनुसूची का बात कर रहे हैं? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इसी में ना है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में इसी का है ना। और इसी में कितना लिस्ट है? 3। संघ सूची है, राज सूची है, समवर्ती सूची है। तो संघ सूची में कितना? 100, राज सूची में कितना? 61, समवर्ती में कितना? 52। तो समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगी। तो उसी तरह वो शक्तियों का क्या किया गया? पृथक्करण किया गया। केंद्र को अलग पावर दिया है, राज्य को अलग पावर दिया है, और कुछ ऐसे मुद्दा हैं जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेगा। तो उसी तरह ये शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था कौन? मॉन्टेस्क्यू। और एक दार्शनिक थे कौन? रूसो। किस वर्ष सूती वस्त्रों पर आयात हटा लिया गया था? 1882 में। सूती कपड़ा का सबसे पहला जो मिल लगा था वो 1818 में लगा था। कहां पर लगा था? कोलकाता का, कहां पर? फोर्ट ग्लास्टर। फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में कोलकाता में सबसे पहले सूती वस्त्र का मिल स्थापित किया गया था। लिख लीजिएगा, सूती वस्त्रों का पहला मिल, सूती वस्त्र का पहला मिल फोर्ट ग्लास्टर। कहां है फोर्ट ग्लास्टर? लिख लिए? सफल हुआ था कि नहीं? सफल हुआ था कि नहीं? हो गया था। फिर आया था कब? 1854 में। कहां पर? बंबई में। ये सफल हुआ था कि नहीं? ये सफल हुआ था कि नहीं? ये 1818 का कोलकाता का फोर्ट ग्लास्टर जो हुआ था वेस्ट बंगाल का, वो लिखेगा असफल, अनसक्सेसफुल था, अनसक्सेसफुल था। जबकि 1854 में बंबई में आया, ये क्या था? सफल था। जैसे लौह इस्पात पे पूछेगा, भारत का सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना कौन? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907। सफल। असफल पूछेगा तो कुल्टी। कुल्टी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ज्यादातर सफल ही पूछता है। जैसे आपसे यहाँ पूछेगा इतिहास में कि जो यूरोपीय थे, मतलब अंग्रेज जो थे, तो अंग्रेजों का प्रथम कोठी जो खोली गई फैक्ट्री वो कौन सा था? सूरत। कौन सा? सूरत। बताए भी थे आप लोग को। 1608 में जहांगीर के समय में अंग्रेजों ने फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगी थी। कब? 1608 में। जहांगीर देने के लिए मना कर दिया। फिर 1613 में आया और फिर से इजाजत मांगा कोठी खोलने के लिए। कहां पर? सूरत में। इस बार जहांगीर उसको क्या कर दिया? दे दिया इजाजत। तो वो सफलतापूर्वक खुल गया 1613 में। लेकिन उसी बीच का काल है 1611, और 1611 में मसूलीपट्टनम में पूर्वी तट पर अंग्रेजों की फैक्ट्री खोल दी गई, मसूलीपट्टनम में। तो 1611 में कहां पर? मसूलीपट्टनम में। 1613 में कहां? सूरत में। अब कंफ्यूजन ये है कि तो पहले तो 1611 है, फिर कैसे था? तो वो 1611 वाला अस्थाई नहीं था, वो क्या था? अस्थाई। और अस्थाई अगर बोलेगा तो कौन? 1613 वाला। कब हुआ था? 1613 में। कहां पर? सूरत। इसलिए अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री पूछेगा तो 1613 वाला मारना है क्या? सूरत। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री या कोठी खोली गई थी कहां पर? सूरत में। सूरत के लिए सबसे पहले डिमांड किया गया था कब? 1608। स्पीड हो रहा है क्या? स्पीड हो रहा है? तो जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। आप खड़े हो जाइए तो। गर्ल्स, हाँ आप, हाँ बताइए कि अंग्रेजों के द्वारा जो है पहली बार फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में बोला गया था जहांगीर के समय में। कब? 1816। बैठिए। 1816 सही है? 1600। अब देखिए इतने सारे स्टूडेंट में हम उन्हीं को क्यों उठाए? क्योंकि हम नॉर्मल आदमी नहीं है, भगवान भेजे हैं हमको। एक शासक था बलबन, अपने आप को बोलता था अफ्रियासियस के वंशज हैं, यानी हम नॉर्मल आदमी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। राजत्व का दैवीय सिद्धांत दिया था ना। देखिए इसलिए हमको लग रहा है क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं। हाँ बोलिए। 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर। आप यही हैं अभी? अच्छा लिख लीजिए फोर्ट ग्लास्टर। ये लिखावट थोड़ा खराब होता है मेरा, खराब है नहीं, गोल मटोल हम लिखते हैं, लेकिन स्पीड के कारण राइटिंग क्या हो जाता है? खराब। गोल मटोल लिखेंगे तो स्पीड हो पाएगा? अच्छा इसमें आप लोग का 2 ही क्लास होता है ना ये?
मेरा और उसके बाद सर का ना, सोनू सर का। साइंस अभी नहीं ना हो रहा है, अच्छा होगा तब। ठीक है, एक बार सर को बोलेंगे हम, एक बार से खटखट कीजिए ना, किसी को बुला, यही रहेगा लेकिन आवाज फिर आएगा, टाइम वेस्ट होगा झूठ मूठ का। स्टार्ट करें? अच्छा धीरे धीरे बोलते हैं हम, शायद समझ में आए। सोनू सर में भी होता है कि सिर्फ मेरे में? बदल थोड़े जाएगा, दोनों तो सेम ही रहेगा ना। आवाज ठीक हो सकता है तो करिए। 1608 में कहां पर? सूरत में अलाउ किया था। कब अलाउ किया? 1613। तो किस वर्ष सूती वस्त्रों पर आयात हटा लिया गया था? 1882। सूती वस्त्र का पहला सक्सेसफुल जो फैक्ट्री खोला गया था कब? 1854 में। कहां पर? बंबई में। और उससे पहले कहां? कोलकाता, फोर्ट ग्लास्टर। हो गया? ठीक हुआ? ये साउंड कम कर दिए लगता है, बस आवाज थोड़ा पतला कीजिए, सुरीला आवाज कीजिए, लता मंगेशकर टाइप का। हेलो। एनी बेसेंट और तिलक ने 1915-17 ईस्वी में कहां से प्रेरित होकर भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया था? आयरलैंड। अभी आवाज ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है ना? कहां पर से? आयरलैंड। इसलिए एनी बेसेंट को कहा जाता है आयरिश महिला। कौन महिला? और अगर पूछेगा भारत में जो आपका स्टार्ट हुआ था होम रूल आंदोलन, कभी कभी इसको बोलता है गृह शासन। क्या बोला जाता है? तो गृह शासन जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे पहले एनी बेसेंट या तिलक? अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट का सितंबर 1916। तिलक जी जो थे महाराष्ट्र के पुणे में और एनी बेसेंट का मद्रास के अडियार में। इनका दो पत्रिका था, मराठा और केसरी। मराठा जो था वो किस भाषा में? इंग्लिश। और केसरी मराठी में। इधर दो कौन कौन सा पत्रिका था? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो आयरिश महिला किसको कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनी? 1917। कहां का अधिवेशन? कहां का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। किस अधिवेशन में बनी? कानपुर। कब? 1925। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने किया था? लाला हरदयाल। इसी समय में एक पत्रिका निकला था, कौन सा? गदर पत्रिका। कौन सा निकला था? गदर पत्रिका, जिसका प्रकाशन किस भाषा में? उर्दू और उसके बाद पंजाबी। तो ये दो भाषा में, अगर दोनों साथ में दे दे तो दोनों मार दीजिएगा, है ना। ऐसे मुख्य रूप से था उर्दू, लेकिन उर्दू और पंजाबी भाषा में स्टार्टिंग किया गया था, बाद बाकी सभी भाषाओं में शुरू हो गया था। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को है कहां है? अमेरिका। इनके साथ और भी कुछ लोग थे, जैसे सोहन सिंह भाखना। तो लिख लीजिए, थोड़ा कुछ पॉइंट लिख लीजिए। यहां तक तो क्लियर है ना कि गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा 1913 में किया गया था। कब किया गया था? 1913 में। और गदर एक पत्रिका भी था जिसका प्रकाशन उर्दू और पंजाबी में हुआ था। और ये लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना कहां हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। लिखिएगा गदर पार्टी से संबंधित अन्य व्यक्ति। गदर पार्टी से संबंधित अन्य व्यक्ति। करतार सिंह सराभा। गदर पार्टी से संबंधित अन्य व्यक्ति। लिख लीजिएगा कि लिखना होगा? लिख लीजिएगा ना। करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा नहीं लिख पा रहे हैं? सराभा। करतार सिंह सराभा। फिर ये लिख लिया सोहन सिंह भाखना। करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। और एक तो लाला हरदयाल है ही, काशीराम भी थे उसमें। 1 नवंबर 1913 के इसकी स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1 नवंबर 1913। अच्छा बताइए तो 1 नंबर को कौन सा राज्य का निर्माण हुआ था? एमपी से अलग हुआ था। कौन? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर
2000 को, यही ना। और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, यही ना। और बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर 2000 को, यही ना। चलिए आगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो पृष्ठभूमि है वो रॉलेट एक्ट पर आधारित है। किस पर? रॉलेट एक्ट। और ये जो रॉलेट एक्ट आपको दिख रहा है, ये रॉलेट एक्ट जो है ये हुआ था आपका 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919। इसको काला कानून का संज्ञा दिया गया था, काला कानून। इसी को बोला गया ना अपील, ना वकील और ना दलील, सीधा पकड़ो और जेल में ठूंस दो। ना अपील, ना वकील, ना दलील। एक ऐसा काला कानून जो शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकता था। 19 मार्च 1919। और इस रॉलेट एक्ट के तहत 2 व्यक्ति को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। एक था सतपाल मलिक, सतपाल मलिक, और एक था सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को बुरा लगा और शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए आह्वान किया कि सभी लोग जल्दी नामक व्यक्ति का जो जालियांवाला बाग था वहां पहुंच जाइए। उस आंदोलन में या उस सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित। इसको अगर थोड़ा सा पॉलिटी और हिस्ट्री को मिला के अगर क्वेश्चन पूछेगा तब आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन का सूत्रपात किए थे या जो सम्मेलन आयोजित किए थे जालियांवाला बाग में, बताइए उस सम्मेलन का संबंध भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से राइट मिलता है? क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सा बात है, सम्मेलन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 का 2। सम्मेलन करने का अधिकार कितना आर्टिकल में है? अच्छा, किनको लगता है 19 का 1? किसको किसको लगता है 19 का 2? किसको किसको लगता है 19 का 3? 3 वाला हाथ उठाया, 2 वाला फिर से हाथ उठाइए तो 2 और 3 बराबर है। किसको किसको लगता है 4? किसको किसको लगता है 5? और किसको किसको कुछ नहीं लगता है? उन्नीस एक का ए। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। किसको किसको पूरा याद है? हाथ उठाइए तो ये पूरा पॉइंट। तब भी गलत कैसे हो जा रहा है? जो हाथ उठाया उन्हीं का गलती हुआ है। ए का बी में है क्या? सम्मेलन। सी में क्या है? सभा और संगठन, सभा और संगठन। डी में क्या है? आवागमन, वही आवागमन आने जाने का, लिख दें आने जाने। ई में क्या है? बसने, निवास। एफ था संपत्ति। और जी है क्या? यही ना है। अब हम आपको हिस्ट्री को पॉलिटी से जोड़ के क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर क्या होता? संघ बनाने थोड़े बोले, हम सम्मेलन बोले। हम शब्द का इस्तेमाल भी किए थे क्या? सम्मेलन नहीं बोले थे? कितने लोगों को ये याद नहीं है? हाथ उठाइए। जिनको याद नहीं है जल्दी हाथ उठाइए, हाथ उठा के रखिए, तब यानी सबको याद है। जो हाथ नहीं उठाया उनको याद है ना, उन्हीं से पूछेंगे। जिनको याद नहीं है हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा के रखिएगा। जो याद, जिनको याद नहीं है वो हाथ उठाइएगा, और जिनको याद है मतलब वो हाथ नहीं उठाए हैं, वही ना। आप लोग हाथ नहीं उठाए हैं, आप लोग को याद है? बोलिए आप, इनको याद होगा। उधर एक बार भी नहीं देखिएगा, है ना। हाँ बोलिए। एक छूट गया, अच्छा हटा के, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, देखिए पहला क्या था? वाक और अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार। हम आपको बोले ना
और उसके बाद बोलेंगे कि आए मीटिंग आ जाओ, तो क्या हो गया? सम्मेलन। और उस मीटिंग में सब लोग बैठेंगे, सब ग्रुप बना लेंगे कि नहीं? सब अपना अपना दोस्त एक साथ बैठे होंगे, देखिए बैठे हैं, लड़का लड़की लोग सब अलग अलग बैठी है ना, लड़की लोग का एक ग्रुप अलग, लड़का लोग का अलग, तो क्या बना लिए? संगठन। अब बोले कि लगता है सर लोग छुट्टी दे दी, आज क्लास नहीं होगा, तो घूमने चल जाएगा कि नहीं? तो कहीं भी आवागमन आने जाने की स्वतंत्रता है कि नहीं? चले गए कहाँ? जम्मू कश्मीर। कहाँ चले गए? अभी तो बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, तो मान लीजिए हिमाचल प्रदेश चले गए। कहाँ चले गए? हिमाचल प्रदेश चले गए। और हिमाचल प्रदेश जैसे ही गए तो वहां कुछ लोग को पसंद आ गया, कुछ लोग, अगर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, तो जैसे लड़का लोग गया, खूबसूरत खूबसूरत लड़की दिख गई हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पर जैसे ही पसंद आ गया तो वहां क्या कर लेगा? बस जाएगा, बोलेगा बिहार बाद में जाएंगे, यहीं रुक जाते हैं। तो बसने के लिए आपको क्या चाहिए? नहीं तो मार के लड़की भगा नहीं देगी, तो क्या चाहिए आपको? पैसा। तो निवास करने के लिए पैसा, और वो पैसा आएगा कहां से? व्यापार से। लेकिन ये संपत्ति का अधिकार को क्या किया है? हटा दिया है। समझ में आया? तो पहला था क्या? बोलने का, और दूसरा सम्मेलन, तीसरा सभा, चौथा आवागमन, उसके बाद बसने का, उसके बाद संपत्ति आएगा कहां से? व्यवसाय, और संपत्ति को वहां से। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड वैसाख के दिन हुआ था, वैसाख पूर्णिमा होता है ना, वैसा इसी को बोलते हैं हम लोग अमृतसर की घटना। कौन घटना? तो लिख लीजिएगा, अमृतसर कांड के नाम से इसको जाना जाता है, अमृतसर हत्याकांड। अमृतसर हत्याकांड के नाम से इसको जाना जाता है, अमृतसर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जल्ली नामक व्यक्ति का एक जलियांवाला बाग हुआ करता था, वहीं पर शांतिपूर्ण सम्मेलन का आह्वान किए थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी खुद वहां पहुंचे नहीं थे, बल्कि गायब थे। कारण क्या था वो पता नहीं, लेकिन वो वहां पर उपस्थित नहीं थे। उसी समय एक व्यक्ति था जनरल आर डायर, क्या नाम था? HR डायर। आर डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जबकि उधम सिंह ने ओ डायर को गोली मारा था। किसको मारा था? बहुत सारे विद्यार्थी को इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत जगह सीधा दे दिया क्या? ओ डायर, और एनसीईआरटी में बिना कोई डायर दिए चुपके से क्या किया है? निकल गया, सिर्फ डायर लिख के चल गया है। एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें डायर लेके निकल गया है। तो बहुत सारे जो उसका भारत सरकार का जो वो आता है ना प्रपत्र, उस प्रपत्र में भी चर्चा किया गया किसका? आर डायर का। तो ओरिजिनल आंसर आपका क्या होगा? आर डायर। तो जनरल HR डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जबकि उधम सिंह लंदन जाके मारा था किसको? ओ डायर को। गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो HR डायर। चूंकि दो तरह का चीज होता है ना, एक दरोगा होता है और एक मामू होता है। मामू समझते हैं ना, जो छोटा पुलिस होता है, एक होता है उसके ऊपर का ऑफिसर। तो ऊपर वाला ऑफिसर था ओ डायर और नीचे वाला ऑफिसर था कौन? आर डायर। तो एक तो मेन तो वही है, लेकिन मुख्य रूप से ये आदेश दिया था कौन? आर डायर। जब आपके दोनों क्वेश्चन में आए तो आर डायर आपको आंसर मानना है। अकॉर्डिंग टू भारत का प्रपत्र के अनुसार आर डायर आपका एक्चुअल आंसर है। चूंकि एनसीईआरटी छुप के हटी है तो लोगों में थोड़ा सा संशय बना हुआ है क्या है, तो भारत पत्र जो है उसको प्रमाणिक माना जाता है उसके अनुसार। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो तो अगले दिन हम चार्ट दिखा देंगे भारत सरकार का। मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता कब हुआ था? 1916 लखनऊ अधिवेशन है ना। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। इसका पहला अधिवेशन होने वाला था पुणे में। फैल गया प्लेग। क्या फैल गया? प्लेग, जिसके कारण ये कहां हुआ? बंबई में। कहां पर हुआ? और इसकी पहली अध्यक्षता की है WC उमेश चंद्र, और इसके महासचिव थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेबल ह्यूम। ब्रिटिश थे ना ये, और सिविल अधिकारी थे, है ना, सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, रिटायरमेंट किए हुए, रिटायर किए हुए, सेवानिवृत्त जिसको बोलते हैं, यही ना। अगर पूछेगा कि दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई। तीसरे के कौन किए थे? बदरुद्दीन। चौथे के कौन किए थे? जॉर्ज यूले। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? सबसे युवा अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय का अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आजाद। सबसे अधिक बार की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन? दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितना कितना बार? 3-3 बार। और स्वतंत्रता के समय की अध्यक्षता कौन? JB कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए किसमें? 1939। 39 वाला कहां हुआ था? त्रिपुरी। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी। त्रिपुरी कहां है?
मध्य प्रदेश। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर। महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924। 1912 में कहां पर? बांकीपुर। 1912 बांकीपुर। 1922 गया। 1922 गया। बांकीपुर में माधोलकर और गया में चितरंजन दास। तो चितरंजन दास को देश बंधु बोलते हैं क्या? तो देश बंधु के नाम से किसको जानते हैं? चितरंजन दास। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग चर्चा क्या किए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता। तो चूंकि 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता किया गया और ये नरम दल और गरम दल में दो भागों में बट गया और दोनों आकर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गया? मिल गया अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तुर्की। तुर्की का था ना मुस्तफा कमाल पाशा। ये 1919 से प्रारंभ हुआ था, 1922 तक अंशतः चला था और पूर्ण रूप से 1924 में समाप्त हो गया था, क्योंकि 1924 में खलीफा को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो तुर्की का जो था ऑटोमन साम्राज्य जो था, है ना, ब्रिटिश लोगों का जो उस पर हुकूमत चल रहा था, उससे बचाने के लिए ये आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन 1919 के दायरे में। और उसी समय में भारत में भी घटनाएं घट रही थी और यहाँ पर थे कौन? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हिंदुओं को मनाने में तो सफलता हासिल कर लिए थे, लेकिन मुसलमान को नहीं मना पा रहे थे और यही दूरदर्शिता का परिचय दिए कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने खिलाफत के प्रश्न को मिलाकर अपने प्रश्न में जोड़ दिया और एक बड़े आंदोलन का नींव डाला, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हो गई। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। एक तरफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत और एक तरफ बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920। किस आंदोलन को महात्मा गांधी अपने आंदोलन में मिला लिए? खिलाफत आंदोलन। ये पहला ऐसा आंदोलन था जब हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम को जोड़ने वाला आंदोलन था ये, है ना। एक बड़े आंदोलन का नींव डाले थे कौन? महात्मा गांधी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तुर्की से हुई थी। भारत में किसने खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था? अली बंधु। इसमें कुछ पॉइंट लिखा रहे, लिख लीजिए। खिलाफत आंदोलन लिख के डैश दीजिएगा। खिलाफत आंदोलन लिख के डैश दीजिएगा। सबसे पहले तो लिख लीजिए अली बंधु का मतलब क्या है? शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है। इसके अलावा अन्य नेता का नाम जो इसमें प्रमुख योगदान दिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली और मोहम्मद अली, इसी को बोलते हैं अली बंधु। अली बंधु का मतलब क्या बोले? शौकत अली और शौकत अली और शौकत अली और इसके अलावा कुछ व्यक्ति इसमें शामिल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। और इधर हम बोले कौन? अबुल कलाम आजाद। लिखिए खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य, एम, पर्पस क्या था? उद्देश्य लिख के डैश दीजिए। देखिए यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व के बाद ही ना था। प्रथम विश्व 14 से कितना? ये हुआ कब? 19 में। कहीं कहीं 20 भी देता है, लेकिन मुख्य रूप से 19। तो लिखिएगा, क्या लिखे? यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक आंदोलन था। भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक आंदोलन था। एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तुर्की या ऑब्लिक देके लिखिए ऑटोमन साम्राज्य,
तुर्की ऑब्लिक देके लिखिए, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य के प्रति, तुर्की या ऑब्लिक देकर ऑटोमन साम्राज्य, छूट गया क्या, ऑटोमन साम्राज्य के प्रति ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का, के प्रति ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करना था। ऑटोमन साम्राज्य के प्रति ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करना था, कार्रवाइयों का विरोध करना था। हो गया। अर्थात अगला पॉइंट करके लिखिएगा, अर्थात इसका उद्देश्य मुस्लिम दुनिया के आध्यात्मिक नेता, मुस्लिम दुनिया के आध्यात्मिक नेता, अर्थात इसका उद्देश्य मुस्लिम दुनिया के आध्यात्मिक नेता, खलीफा, मुस्लिम दुनिया के आध्यात्मिक नेता खलीफा को बहाल करने, खलीफा को बहाल करने, बहाल, इसका उद्देश्य मुस्लिम दुनिया के आध्यात्मिक नेता खलीफा को बहाल करने और ऑटोमन साम्राज्य, बहाल करने और ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालना था, अंग्रेजों पर दबाव डालना था, अंग्रेजों पर दबाव डालना था। हो गया। किस पर दबाव डालना था? अली बंधु का मतलब क्या बोले? शौकत अली और शौकत अली और शौकत अली और तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को मिलाकर अपने आंदोलन में मिला लिया था? खिलाफत आंदोलन को किस में मिला लिया? असहयोग आंदोलन। और जब ये असहयोग आंदोलन के बाद चौरी चौरा घटना घटा तो 1922 में इसको क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। और वापस लेने पर महात्मा गांधी ने कहा इस आंदोलन को कि हमारी हिमालय जैसी भूल है। किसको बोला? असहयोग आंदोलन को। हिमालय बहुत बड़ा है ना, डायलॉग नहीं सुनते हैं, या खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से। मतलब ये जो आंदोलन हम किए, हिमालय हमारी हिमालय जैसी भूल थी, इतना बड़ा भूल कर दिए, हमको ये चलाना ही नहीं था असहयोग आंदोलन, छोड़ देते तो अच्छा रहता। आप लोग मारपीट क्यों किए? मतलब हिंसक रवैया अपनाया था ना, आग लगा दिया था ना उसमें। आगे आएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तारीख क्या था? 9 जन 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। कितने साल बाद? 21 वर्ष बाद। किसके अनुरोध से? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन? महादेव गोविंद। महादेव गोविंद। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन? किसके कहने पर महात्मा गांधी किस वर्ष बाद लौटे? गोपाल कृष्ण गोखले। और जब महात्मा गांधी यहां पहुंचे, उस जगह का नाम क्या था? एक बंदरगाह था, अपोलो बंदरगाह। उस बंदरगाह का नाम क्या था? लिख लीजिएगा, अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे। अपोलो बंदरगाह, मुंबई। अपोलो बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह था? अपोलो। हॉस्पिटल वगैरह भी अपोलो के नाम से सुनेगा आप लोग, अपोलो है ना, अपोलो बंदरगाह। और 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं एनआरआई डे, एनआरआई डे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे, भारतीय प्रवासी दिवस। हर 2 साल पे आजकल मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। इसको बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। कितने तारीख को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इस बार कहां मनाया गया? करंट में आ जाएगा तो भुवनेश्वर। किसकी राजधानी है? उड़ीसा का कैपिटल है कौन? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के डिजाइनर कौन है? कोनिस बर्गर। कोनिस
बर्गर। पूछेगा इसके वास्तुकार कौन है, तो कोनिस बर्गर। बर्गर खाए हैं कभी? कितने लोग खाए, हाथ उठाइए। हाँ, रोटी अलग होता है, बर्गर अलग होता है। अब दूध से तो रसगुल्ला भी बनता है, और दूध से दही भी बनता है, दूध से पनीर भी बनता है। बोलिएगा दूध खा लिए, तो दही अलग होगा, पनीर अलग ना होगा। चलिए, तो क्या बोले हम, भुवनेश्वर का कौन है, कोनिस बर्गर। तो भू से भूख को भूख, भूख लगे तो क्या खाओ, भूख लगे तो बर्गर खाओ। तो भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन, कोनिस बर्गर। और इस बार मनाया गया एनआरए डे कहां पर, भुवनेश्वर में। इससे पहले मनाया गया था कहां पर, इंदौर, इंदौर में, है ना। सबसे स्वच्छ शहर लगातार कई सालों तक इंदौर। हालांकि इस बार इंदौर और सूरत भी था, लेकिन जब देखा लगातार कई वर्षों, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर। तो 21 वर्ष बाद लौटे भारत की सरजमीन पर, और वो डेट था आपका 9 जनवरी 1915। भारत में उसे हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है कब, 18 दिसंबर। अच्छा, कितने लोगों के दिमाग में ये 9 दूना 18 और दिसंबर चला था, हाथ उठाइए। चला था। आप कितने लोगों का दिमाग में ये नहीं चला, फिर भी आंसर आ गया था, हाथ उठाइए। यानी बताया हुआ मेरा सफल हुआ तब, नहीं दिमाग में चला, मतलब गलती जिंदगी में कभी होगा ही नहीं। तो 9 दूनी 18 और जनवरी का लास्ट क्या हो गया, दिसंबर। बहुत अच्छा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 18 दिसंबर। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं। चलिए, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 25 मई 1915। 25 मई 1915। कब की थी। चलिए, पहले जो ये स्थानांतरित किया गया था, पहले जो था एक जगह था कोचरब, क्या नाम था, कोचरब। कोचरब पे इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी, साबरमती आश्रम का। फिर इसको हटा के शिफ्ट किया गया, और गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब कर दी, 25 मई 1915। 25 मई 1915। रॉलेट एक्ट के विरोध में कब देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया गया था, 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। देशव्यापी हड़ताल के बाद कौन से 2 स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ऐसा बताए हुए ना अभी, फटाफट लिखते चलिए, सैफुद्दीन किचलू, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, दोनों गिरफ्तार कर लिया गया था। ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधा पकड़ो, जेल में बंद कर दो, शक के आधार पर। इसलिए इसे काला कानून कहा गया था, रॉलेट एक्ट। गिरफ्तार का डेट याद नहीं है स्पष्ट, लेकिन होगा, कोई डेट तो जरूर होगा। अच्छा, याद आएगा तो बताएंगे, अभी फिलहाल दिमाग में है नहीं। किन नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, डॉक्टर सतपाल और किचलू। सेम क्वेश्चन, डॉक्टर सतपाल और किचलू। एक बार देख लीजिए तो डेट हमको भी बता दीजिए, याद नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। हटा देना, वही पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर था, डॉक्टर सतपाल और किचलू। जालियांवाला बाग में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल आर डायर। 2 अप्रैल 2 अप्रैल 9 अप्रैल। अच्छा, एससीईआरटी में लिखा है ना 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल लिखा है एससीईआरटी में। जालियांवाला बाग में किसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जनरल एच डायर। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्यागी थी, नाइटहुड। कौन सी उपाधि, नाइटहुड। कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन के लेखक कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला के कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लार माटी बांग्लार जल के कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। प्रार्थना सभा में जाते समय इनको मार दिया गया था 2 व्यक्ति के द्वारा, एक था आपका नाना आमटे और एक था नाथूराम गोडसे। नाना आमटे और नाथूराम गोडसे, और उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी अंबाला जेल में। कहां पर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कौन थे जो वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दिए थे,
शंकरन नायर, शंकरन नायर। हो गया। कब पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919। एक्चुअल डेट है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस, 17 अक्टूबर 1919। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब बने? नवंबर 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं पूछ रहा है, वहां गलती नहीं करिएगा ऑप्शन में। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब बने थे? नवंबर 1919 में, नवंबर 1919 में। किस अधिवेशन के समर्थन मिलने पर खिलाफत आंदोलन सशक्त हो गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। किस अधिवेशन के समर्थन मिलने पर खिलाफत आंदोलन सशक्त हो गया था, मतलब और ज्यादा तेज पकड़ लिया था, मजबूत? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आप लोग शॉर्ट में लिखा कीजिए, INC, ताकि आपका समय और मेहनत भी थोड़ा क्या होगा, बच जाएगा। किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? नागपुर अधिवेशन। कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के बारे में वहां चर्चा हुआ था, और हमारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था नागपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न रहता है, तो एक ना एक प्रश्न उसको कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा उसको। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभिक असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। पहली बार ऐसा था जब सारा मास, यानी पूरे लोग यहाँ पर मिलकर काम किए थे। हिंदू मुस्लिम सभी बड़े पैमाने पर यहाँ पर हिस्सेदारी लिए थे, अपना हिस्सेदारी बने थे, हिस्सेदार बने थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में, है ना। बहुत दूरदर्शिता वाले सोच वाले थे। कौन? महात्मा गांधी। कंधा पे हाथ नहीं रखिए, पार्क में थोड़े बैठे हैं, कंधा वगैरह पे हाथ नहीं रखिए, एकदम ऑफिसर लाइक क्वालिटी। आप ऑफिसर रहिए या ना रहिए, ऑफिसर दिखना चाहिए, OLQ। और ऊपर से आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? BPSC। कम से कम इसके गरिमा को बनाए रखिए। TRE क्यों ना हो, टीचर ही क्यों ना हो, लेकिन उस TRE में भी क्या लगा हुआ है? जब आप वहां जाएंगे ना BPSC का TRE बनकर, टीचर बनकर, तब आपको बड़े इज्जत के साथ सब लोग देखेगा, अरे BPSC का टीचर है। एक होता है नॉर्मल टीचर, और एक है BPSC से अपॉइंट किया हुआ टीचर, उसका एक रुतबा अलग ही होता है। BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस, आप कमीशन के आदमी हो गए, और इस तरह का हरकत होगा तो अच्छा लगेगा? खुद में शोभा नहीं देगा। तो आपका व्यक्तित्व एक ऐसे इंसान के जैसा हो कि सच में लगे कि आप कमीशन के विद्यार्थी हैं, ठीक ना। अब ऐसे ही अगर कंधे पे हाथ देना है तो कहाँ बैठना है? पार्क में। अपने मित्र को ले जाना है, चल भाई वहीं बैठे रहिए। अब गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या कीजिएगा? लड़का को ही लेके जाइए। क्या है तो गर्लफ्रेंड को लेके जाइएगा, क्या है? शर्मा रहे हैं वो, चलिए कोई बात नहीं। प्रथम जन आंदोलन के मुख्यतः कितने कारण थे? 3, और ये 3 कारण हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। 149 में हम लोग क्वेश्चन को रोक रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा लग जाएगा ज्यादा, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
हेलो, कल कहाँ तक पढ़ाए थे? हेलो, आवाज किसका है? माइक का है क्या? ठीक। हाँ, उसको लगाइए और आवाज दो। हेलो हेलो, आवाज सही है? कल ये था, हिस्ट्री का है हो। कोई है? किसके पास है? जल्दी जाओ। ऐसे कैसे पढ़ा दे? बिना क्वेश्चन देख ले पढ़ा दे? चला तो ऑनलाइन वाला भी ना है हो। ऐसे ही ऑनलाइन वाला नहीं कहता कि तुम लोग स्वार्थी है। कल काय नंबर तक बताए थे? हैं? इसके बाद तो आप लोग का पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। अरे ये नहीं, ये नहीं, SCRT वाला। भारत में बहुत जगह हुआ था। इतिहास वाले से पूछो ना रे। पता नहीं हमको। कितना नंबर था? चलिए स्टार्ट करें। कह रहा है कि जन सुनवाई का आयोजन जो है
वो कब किया गया था? पहले लिखिए इसको, 1994 और उसके बाद 1996 में। 1994 और उसके बाद 1996। देखिए, जो आरटीआई को लेकर के, आरटीआई बोले तो राइट टू इंफॉर्मेशन, तो सूचना के अधिकार को लेकर के जो राजस्थान में मांग उठी थी, कल हम बताए थे कि छोटे से गांव से उठी थी यह मांग, और यह मांग जब उठी तो धीरे धीरे पूरे राजस्थान में ये फैली। और कहा जाता है, एक शहर का नाम सुने होंगे, जयपुर का नाम सुने हैं? जयपुर बोले तो राजस्थान में ही। कहा जाता है कि वहां पे इसका असर बहुत ज्यादा बाद में देखने को मिला, और बाद में कहा जाता है कि एक जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है सरकार के द्वारा, और एक 1994 में किया गया, उसी सूचना के अधिकार को लेकर ही किया गया था। एक 1994 में किया गया था, दूसरा कब किया गया था? 1996 में। कब किया गया था? 1996 में। सूचना के अधिकार को लेकर के दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? 1996 में। सूचना के अधिकार को लेकर के दिल्ली में जो राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया वो 1996 में किया गया। लिखे, ये सारा का सारा वही सूचना का अधिकार से ही संबंधित है। सूचना की स्वतंत्रता नामक विधेयक कब पारित हुआ था? 2002 में। 2002 में। कहां से कहां आ जा रहा है? 57 नंबर है। नंबर मिस्टेक है। पक्का श्योर है? देखिए, यानी इसको हम क्या, कौन सा नंबर माने? 87 माने? 87 मान ही लेते हैं इसको। 87। सूचना के अधिकार की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान से ही ना। गांव का नाम क्या था? अरे गांव का नाम बताए थे ना कल। और भाई साहब तहसील पूछेगा, कौन सा तहसील? भीम तहसील। कौन सा तुम्हारा? भीम तहसील। तो राजस्थान के भीम तहसील से। अरे नहीं भाई, 1990 में हो गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम बना था 2005 में। ठीक है, आगे बढ़े। राजा वीरेंद्र ने कैसे शासन को स्वीकार किया था? काहेले ऐसे हो रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। फिर चल गया। अरे लिखने वाला रहेगा तब ना भाई। वो तो हमको पता है कि यही है। देखिए, यही नहीं था तो लिखते कहां से हम? देखिए क्या कह रहा है। राजा वीरेंद्र ने कैसे शासन को स्वीकार करने का बात कहा था? कैसा? संवैधानिक राजतंत्र। नेपाल का नाम सुने हैं? नेपाल का राजा था ये राजा वीरेंद्र। कहा जाता है कि 1975 से लेकर के 2001 तक ये नेपाल का राजा रहता है।
इसके बाद इसका बेटा ही ज्ञानेंद्र नाम का एक राजा बना था, जो नेपाल का बना था। इसकी मृत्यु हो गई थी 1 जून 2001 को। कहा जाता है कि इन्होंने अपने समय काल में नेपाल में बड़ा अच्छा काम किया। लोकतांत्रिक रूप से राजतंत्र कैसे चलाया जाए, वो भी इसी व्यक्ति ने शुरुआत किया था। हालांकि इसके समय काल में नेपाल में बहुत सारा तुम्हारा कहा जाता है कि आंतरिक व्यवस्था गड़बड़ाया भी था, और इस व्यक्ति की मृत्यु जो है वो आज भी एक गुत्थी बन करके रह गई है। इस व्यक्ति की मृत्यु इसके बेटे के द्वारा ही किया जाता। 1 जून 2001 का समय, और कहा जाता है कि रात को जो नेपाल का राज दरबार था, वहां पे बहुत बड़ी एगो पार्टी का फंक्शन का एक आयोजन किया जाता है, और इनकी पत्नी का नाम जो था वो ऐश्वर्या नाम का इनकी पत्नी थी। और कहा जाता है कि ही वॉज वेरी हम्बल मैन, बहुत ही अच्छा आदमी था ये। इनका एक बेटा का नाम दीपेंद्र था और एक बेटा का नाम ज्ञानेंद्र था। और कहा जाता है कि जो दीपेंद्र नाम का व्यक्ति था, जो इनका बेटा था, बीच पार्टी में रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे जब पार्टी चल रही थी, बीच पार्टी में सेना का भेष बना करके आता है और अपने बाप सहित यानी वीरेंद्र को सहित अपनी मां को और करीब करीब 10 से 12 सदस्य को जो है उसी पार्टी में मार दिया जाता है। और जो दीपेंद्र जिसने गोली चलाई थी, वो जब बाद में सबको मार दिया तो बाद में कहा जाता है कि खुद अपने आप को भी मार लिया वो व्यक्ति। और जब पूरा वंश का अंत हो गया तो उसमें से एक व्यक्ति बचा था, वही ज्ञानेंद्र बचा, जो बाद में ज्ञानेंद्र वीरेंद्र के बाद नेपाल का राजा बनता है। इसका बहुत सारा कारण है मृत्यु होने का, जिसमें एक कारण प्रेम को बताया जाता है, एक कारण भारत के एजेंसी को बताया जाता है। कहा जाता है कि भारत का जो खुफिया विभाग है, रॉ एजेंसी, और अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है, दोनों ने मिल करके इसको मरवाया था। एक और भी मनगढ़ंत कहानी है। कहा जाता है कि जो ये वीरेंद्र के जो वंशज हुआ करते थे, उसको किसी साधु वगैरह का श्राप मिला था, जो नेपाल में अभी भी वो स्टोरी चलती है कि उसके वजह से इसका वंश समाप्त हुआ। कहा जाता है कि वीरेंद्र के जो पूर्वज थे वो एक बार ऐसे ही जा रहे थे और एगो साधु मिलता है उसको, और साधु ने कहा कि हमको एक कटोरी जो है दही खिलाओ। और कहा जाता है कि वीरेंद्र के द्वारा दही दिया जाता और साधु उसको थोड़ा सा खा करके उसी राजा को फिर से लौटा दिया जाता है। और जिसको लौटाया तो उसने उस दही को फेंक दिया। तो साधु को बड़ा गुस्सा आया कि भाई साहब कि तुमने हमारा दिया हुआ दही को क्यों फेंक दिया। और कहा जाता है कि जहां पे फेंका था वहां पे उस व्यक्ति का पैर के 10 उंगली का निशान पड़ा। और इतना गुस्सा था वो साधु, उसने कहा कि इस दही में जो 10 उंगलियों का निशान है, तुम्हारा 10 वंश तक जिंदा नहीं रहेगा, ये मेरा श्राप है। नेपाल में ऐसा ही कहानी बताया जाता है इस वंश के बर्बाद होने के पीछे। एक कहानी जो प्रेम कहानी है, वो दीपेंद्र का प्रेम कहानी है, जिसने मारा था इन लोगों को गोली, जो उसका खुद का बेटा था। कहा जाता है कि देवयानी नाम की कोई लड़की रहती थी और वीरेंद्र ने अपने बेटे को इंग्लैंड भेजा था पढ़ने के लिए, और इंग्लैंड में ही वो लड़की भी रहती थी, वो भी नेपाल की ही थी। और कहा जाता है कि वहीं पे करीब 3-4 साल दोनों के बीच में प्रेम चलता है। और जब यहाँ आया तो अपने माँ बाप को बताता है कि हमको शादी उसी लड़की से करना है। लेकिन जो राजा वीरेंद्र थे, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने उस शादी को मंजूर नहीं किया। इवन यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जो लड़की का माँ बाप था वो भी नहीं चाहती थी या चाहते थे कि मेरी बेटी का शादी इसके घर में हो। इसका कारण बताया जाता है कि लड़की का जो घर था वो इस राजा के घर से ज्यादा समृद्धशाली घर था, और उसको लगा था कि मेरी बेटी का शादी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, भले राजा हो जो भी हो। और ये लोग भी नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की जो शादी है उस लड़की से हो।
तो कहा जाता है कि मृत्यु का कारण एक ये भी गुस्सा भी था, और तीसरा कारण 2007-8 में एक वो न्यूज़पेपर में निकला था जिसमें कहा गया कि भारत का जो खुफिया एजेंसी है रॉ और जो अमेरिका का एजेंसी है, दोनों ने मिलकर के राजा वीरेंद्र को मरवाया था। आज तक नहीं पता चला कि आखिर क्यों मारा गया, लेकिन मारा गया था इसके बेटे के द्वारा ही, 2001 में मारा गया था। और ये राजा वीरेंद्र जब तक नेपाल का राजा रहे तब तक इन्होंने नेपाल में बड़ा अच्छा काम किया। लोकतांत्रिक रूप से राजतंत्र कैसे चलाया जाए उसका काम किया इन्होंने। कहा जाता है कि वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित बहुत सारा नियम कानून लाया इस व्यक्ति ने, बहुत सारा स्मारक बनाया इस व्यक्ति ने अपने वंशज के नाम पर। लेकिन अंततः इस व्यक्ति की मृत्यु होती है 2001 में, और नेपाल का जो दूसरा इसके बाद जो राजा बना, और कह सकते हैं कि नेपाल का वो अंतिम राजा भी बना, उसका नाम था तुम्हारा ज्ञानेंद्र। तो भाई साहब राजा वीरेंद्र का जो है कहानी यही से था। ये नेपाल के राजा थे। कहाँ के राजा थे? नेपाल के राजा थे, जो 1975 से लेकर के 2001 तक जो है तुम्हारा वो राजा रहा तुम्हारा। क्लियर है? 89 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा ज्ञानेंद्र वही वीरेंद्र के बेटे थे ये? नहीं, राजा ज्ञानेंद्र जो है तुम्हारा कहा जाता है प्रधानमंत्री को कब अपदस्थ कर दिया गया था? तो कब तुम्हारा 2005 में। कब किया गया था? 2005। 2005 लिखे। अब समझिए, देखो बॉलीवुड में बहुत ही फेमस हीरोइन हुआ करती थी, आज भी जिंदा है वो। नाम सुने? मनीषा कोइराला का नाम सुने हैं? नाम सुने हैं? नेपाल की है वो। और जो मनीषा कोइराला है इसके जो परिवार वाले हैं वो तुम्हारा नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने हैं। गिरिजा प्रसाद कोइराला है जो नेपाल के बाद में प्रधानमंत्री बने थे। तो कहा जाता है कि जब 2001 में सत्ता इनके पास आया, राजा ज्ञानेंद्र के पास आया, तो इसी के समय में नेपाल में बहुत भयंकर गृह युद्ध की शुरुआत होती है। हालांकि कहा जाता है कि 2006 में अंततः इस गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि ये जो ज्ञानेंद्र बने वो उतना अच्छा नहीं थे जितना वीरेंद्र अपने समय काल में थे, और ये नेपाल को अच्छा से संभाल नहीं पाए। हालांकि प्रधानमंत्री का दौर जो है नेपाल में 1948 से ही चला, ये नहीं कि पहली बार प्रधानमंत्री 2006 या 2005 या 2008 में बना, ऐसा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री का दौर जिस समय नेपाल आया था तुम्हारा, कहा जाता है 1948 से ही तुम्हारा नेपाल में प्रधानमंत्री का दौर चला था। लेकिन प्रधानमंत्री को आंतरिक सरकार के रूप में माना जाता था। मेन पावर जो है वो राजा अपने पास ही रखता था, और कई बार इसके लिए नेपाल में खूब लड़ाइयां भी लड़ी गई। तो 2001 के बाद जब ये ज्ञानेंद्र राजा बनता है तो कहा जाता है कि नेपाल में एक भयंकर गृह युद्ध की शुरुआत होती है, और गृह युद्ध जो हुआ वो संघवाद लोकतंत्र को लेकर के होता है। अभी तक जो नेपाल में राजतांत्रिक लोकतंत्र चल रहा था, उस राजतांत्रिक लोकतंत्र को समाप्त करके संघवादी लोकतंत्र को नेपाल में अपनाने का बात किया जा रहा था, जिसमें कहा जाता है कि गिरिजा प्रसाद कोइराला जो थे वो तुम्हारा कहीं ना कहीं एज लाइक अ लीड रोल में हुआ करते थे। और अंतोगतवा यही हुआ कि 2005 में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को अपदस्थ किया जाता है। जो अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री होती थी उसको समाप्त किया जाता है, और ये भी जो व्यक्ति है राजा ज्ञानेंद्र जो भी है, इनको भी कहा जाता है कि नेपाल के लोगों के द्वारा या नेपाल में जितने भी पार्टियों के द्वारा गृह युद्ध चल रही थी, इस पे प्रेशर बनाया जाता है इस राजा पे कि आपको भी अब जो है कुर्सी त्यागना पड़ेगा, और नेपाल में जो है वो संघवादी लोकतंत्र की स्थापना किया जाए।
ये राजतांत्रिक लोकतंत्र को समाप्त किया जाए। तो आंतरिक सरकार में जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी 1948 से, उसको जो समाप्त किया गया नेपाल में, वो तुम्हारा ज्ञानेंद्र के समय काल में समाप्त किया गया। और कब किया गया तुम्हारा? 2005 में। कब किया गया? 2005 में। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है पूरा? आगे देखिए, 23 अप्रैल 2006 को नेपाल में आंदोलनकारियों की संख्या कितनी थी? तो करीब 5 लाख नेपाली जो है तुम्हारा, इसमें कहा जाता है कि गोरखा का नाम सुने हैं? गोरखा रेजिमेंट भी है तुम्हारा। गोरखा यदि आप देखते हैं तो यदि आप पश्चिम बंगाल जाइएगा तो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला इलाका है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग वाला इलाका है, और नेपाल का बॉर्डर तुम्हारा पश्चिम बंगाल से भी मिलता है। तो वो जो दार्जिलिंग वाला इलाका देखते हैं, वहां पे गोरखाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। या एक और जाति होती है उधर, भूटिया नाम का जनजाति हुआ करती है तुम्हारा नेपाल में। और भाई साहब, कहा जाता है कि भूटिया जनजाति गोरखाओं के द्वारा, और जो बिहार से सटा हुआ नेपाल का कुछ क्षेत्र है, और मेन इसका केंद्र जो बनाया गया था काठमांडू को बनाया गया था। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। और एक और नाम सुने होंगे आप लोग, विराटनगर का नाम सुने? विराटनगर का, विराटनगर आपको बिहार का बॉर्डर से मिलता जुलता है तुम्हारा। तो भाई साहब, उस जगह में भी तुम्हारा बड़ा खतरनाक रूप से आंदोलन होता है। और उस समय कहा जाता है कि आंदोलनकारियों की जो संख्या थी, जो राजतांत्रिक लोकतंत्र को समाप्त करने की बात कही जा रही थी, तो प्रधानमंत्री का पद जो आंतरिक रूप से था उसको तो 2005 में ही समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी राजा ज्ञानेंद्र थे, उनका समयकाल 2008 तक रहता है। और कहा जाता है कि उसके खिलाफ, यानी ज्ञानेंद्र के खिलाफ जो यह आंदोलन चला, ये जो गृह युद्ध चला, उसमें करीब करीब कहा जाता है कि कितने लाख लोग थे तुम्हारा? 5 लाख लोग जो थे नेपाली जो है वो आंदोलन कर रहे थे तुम्हारा। आगे देखिए, अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? गिरिजा प्रसाद कोइराला को चुना गया था। गिरिजा प्रसाद कोइराला को चुना गया था। ऑनलाइन वाले कहना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखे। अब हमारी बात को समझिए। अंतरिम सरकार में जब चलती थी तो उस समय भी गिरिजा प्रसाद कोइराला बने थे। कहा जाता है कि 2008 में जब ज्ञानेंद्र से कुर्सी छीना जाता है, राजा के पद से उसको हटाया जाता है, तब करीब करीब 1-2 महीना के लिए जो है वो अंतरिम सरकार फिर बना था। और वो जो अंतरिम सरकार बना था, उसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो प्रधानमंत्री इसी व्यक्ति को बनाया गया था, गिरिजा प्रसाद कोइराला को। मई 2008 का समय है। मई 2008 में ये व्यक्ति जो है 18 या 19 मई का डेट था। उस डेट में जो है, एग्जैक्ट हमको डेट याद नहीं आ रहा है, उस डेट में जो है तुम्हारा ये व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन कहा जाता है कि जून जुलाई तक होते होते फिर से अंतरिम सरकार समाप्त होता है। और 2008 से जो है वो राजतांत्रिक लोकतंत्र नेपाल में समाप्त होता है और संघवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो आपसे पूछेगा कि नेपाल में राजतांत्रिक लोकतंत्र की समापन और संघवादी लोकतंत्र की शुरुआत जो हुई वो कब से हुई तुम्हारा? तो 2008 से। कब से हुई तुम्हारा? 2008 से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा? आगे देखिए, राजा ज्ञानेंद्र ने कम सर्वदलीय सरकार और नई संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार कब कर लिया था तुम्हारा? 24 अप्रैल 2006 को। क्योंकि 2006 में जो सिविल वार हुआ था, जो गृह युद्ध हुआ था, उसमें राजा ज्ञानेंद्र तो कुर्सी तो नहीं छोड़े थे, लेकिन ज्ञानेंद्र ने कहा कि ठीक है, हम शांति समझौता करने के लिए तैयार है। आप लोग जो गृह युद्ध कर रहे हैं, आप लोग जो इतना लाखों के लाख संख्या में आप लोग रोड पे उतरे हैं। और देखिए, एक बात और भी है, लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, यदि जनता रोड पे आ जाएगी तो चाहे वो राजतंत्र में कोई राजा बैठा हुआ हो या लोकतंत्र में कोई लोक प्रशासक बैठा हुआ हो,
उसको घुटना टेकना पड़ता है तुम्हारा। और इसकी बहुत सारी उदाहरण है, हर एक जगह ऐसा कहीं ना कहीं हुआ है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी भी जब गया था रतन सिंह से मार करने के लिए, रतन सिंह का नाम सुने हैं, पद्मावती का नाम सुने होंगे, रानी पद्मावती। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा जो कमजोरी था वो लड़की था। उसके जो चाचा थे जिनका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था तुम्हारा, जो खिलजी वंश का संस्थापक भी था तुम्हारा, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही बेटी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी किया था तुम्हारा। क्योंकि जब कहा जाता है कि गुजरात अभियान पे तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी गया था, तो गुजरात अभियान से जब लौट करके आया तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही कहने पे गया था। और कहा जाता है कि 1296 में जब देवगिरी को लूटा था अलाउद्दीन खिलजी ने, देवगिरी का एक बहुत ही भयंकर राजा हुआ करता था, और कहा जाता है कि उस समय भारत में, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा यदि दौलत था किसी राजा के पास तो देवगिरी के राजा के पास था। और गुजरात अभियान एक 1298 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, और उससे पहले भी एक बार गुजरात गया था तुम्हारा। कहा जाता है कि जब लौट के आया तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गला मिलाता और कहता है कि मांगो क्या मांगते हो। तो बोला कि हम मांगते हैं, आप जिसको जान कहते हैं वही जान को हम मांगते हैं। और जान जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी बेटी को कहते थे। बोला तुम पागल हो गए हो। बोला कि आप जिसको जान कहते हैं हम भी उसी को ही जान कहते हैं, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो भी हमको ही जान कहती है। तो बाद में जब पूछा गया तो बोला कि हाँ बात सही है। तो बाद में शादी करवा दिया जाता है, और जब शादी करवा दिया जाता है तो 1296 में जब देवगिरी का अभियान चलता है तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी को लग गया था कि अब समय आ गई है राजा बनने की, अब हमको राजा बनना ही पड़ेगा। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुछ आदमी को कहा कि जाओ मेरे चाचा के पास, चाचा भी है ससुर भी है, कहा कि जाओ और उसको कहना कि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। बोला कि ऐसे कैसे बोले। बोला कि जाके कहना, क्योंकि देवगिरी, कहा जाता है कि देवगिरी पर जब अभियान चला था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं बताया गया था। आता है और कहता है कि जाके कहना कि अलाउद्दीन से बहुत बड़ा गलती हुई है और वो आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास आकर के आपसे माफी मांगे, आपसे अकेले में मिलना चाहता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा जाता है बड़ा दयावान आदमी, वो अपना दुश्मनों के साथ खाना खाता था। वह व्यक्ति इतना बेवकूफ भी कह सकते हो इस आदमी को, लेकिन दयावान भी कह सकते हो। तो जब अलाउद्दीन खिलजी का आदमी जब जलालुद्दीन के पास आया, बोला कि बुला रहा है, तब उसके कोर्ट के लोगों ने समझाया कि मत जाइए, आपका भतीजा और आपका जो दामाद है एक नंबर का वाहियात इंसान है, आपको मार देगा। बोला है कैसे मार देगा, एक तो भतीजा भी है और दामाद भी है, मार कैसे देगा। बोला बोल रहे ना मत जाइए। बोला कोई दिक्कत नहीं है। चंबल नदी का नाम सुने, चंबल नदी का नाम कहा जाता है कि उसी नदी के अप्रोक्स में आते आते और अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया था कि इस नदी को क्रॉस करवा के मेरे पास लेके आना। और जलालुद्दीन के साथ कुछ लोग गए भी थे, कहा गया कि नदी को पार करिए और आपसे अकेले मिलना चाहता है। और कहा जाता है कि जब अकेले मिलने के लिए गया तब चाचा और ससुर जो दोनों था तुम्हारा उसको मार दिया जाता है। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी वंश का नया सुल्तान बनता है। और देखो जिसके बेटी से शादी कर रहा है उसी को मार रहा है व्यक्ति, यानी अपने चाचा को ही मार रहा है, ससुर को ही मार रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी का कमजोरी महिला है ये बात कौन जान रहा था, तो भाई साहब आमेर के राजा रतन सिंह का जो दरबारी कवि था उसको ये बात पता थी। और कहा जाता है कि जब पद्मावती बड़ी सुंदर महिला थी, जब शादी करके आया तो कहा जाता है कि सारा षड्यंत्र जो है वो दरबारी कवि ही रचा था। और वही गया था अलाउद्दीन खिलजी के पास कि तुम जिसको जान जान कहते हो उससे बढ़िया भी सुंदर मेरे नजर में कोई है।
बोला कि ऐसे कैसे? अब बोला पंडित यदि नहीं हुआ ऐसा तो बड़ी मार मारेंगे। बोला एक बार देख तो लो, यदि तुमको न ऐसा फील हो तो वह तुम्हारा तलवार मेरा सर। और कहा जाता है कि वहां जब गया और रतन सिंह से जब मुलाकात होती है तो रतन सिंह को कहता है कि अपने परिवार से मिलाओ। बोला कि परिवार क्या है, हम हैं, हम ही परिवार है। बोला तुम समझ नहीं रहा है हम क्या चाह रहे हैं। रतन सिंह को लग गया कि भाई साहब ये कुछ और चीज के लिए आया है। और बाद में कहा कि देखो राजपूत का शान है और घर आए मेहमान को कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन दिक्कत तुमको बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बाद में कहा जाता है कि पूरा आमेर को चारों साइड से घेर लिया जाता है और उस रेगिस्तान में कैंपेन चलाया जाता है, कैंप लगाया जाता है। करीब 6 महीना तक कहा जाता है कि वो कैंप लगा करके रखा। तो जब 6 महीना तक बाहर निकलना बंद हो गया, अब पद्मावती पढ़ी लिखी औरत थी, वो बोली वो की अरे क्या दिक्कत है, बस देखना ही ना चाहता है, देख ले कोई दिक्कत नहीं। तब ने बोला नहीं रे, सिर्फ देखना नहीं चाहता है, शादियों कर लेगा तुमसे। बड़ा वाहियात इंसान है वो। बोला ऐसे थोड़ी होगा, बोला हम तुमको बोल रहे हैं। और बाद में कहा जाता है कि इसका परिणाम निकला युद्ध। और प्रेम का यदि हमसे सही में बढ़िया प्रतीक पूछा जाए तो रानी पद्मावती से है। आगे चिंता मत करो कि तुम जाओ युद्ध करो, ना हम जीते जी मिल पाएंगे ना हम मरते जी मिल पाएंगे उसको। और कहा जाता है कि जैसे ही रतन सिंह की मृत्यु की खबर आती है, इधर जोहर कर लिया जाता है। जोहर मतलब समझ रहे हैं ना हम? तो भाई साहब कहां से कहां हम लेके जा रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो बातें हैं, तो कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी आमेर का अभियान, चित्तौड़ का अभियान चलाया था, तो उसमें जब उसका सिपाही कहा जाता है कि अलाउद्दीन के खिलाफ हो गया था। मतलब 6 महीना तक परल रखा है, ना युद्ध कर रहा है ना कुछ कर रहा है। और अलाउद्दीन का कहना का मतलब था कि पहले एक बार देख तो ले कि पंडितवा जो बोला था वो सही है कि नहीं सही है। और आज भी जाइएगा तो कहा जाता है कि बड़ा सा थाल लगवाया गया था और शैडो दिखवाया गया था। और जब शैडो दिखवाया गया तब लगा कि हाँ पंडित जी जो बोले थे वो बिल्कुल सही बोले थे। तो जब राजा के खिलाफ जनता खड़ा हो जाए या उसके करीबी लोग खड़ा हो जाए तो राजा को घुटने पे टिकना पड़ता। और अलाउद्दीन को घुटना पड़ा था। अलाउद्दीन को अपने सेना के पास कहना पड़ा जा करके कि यदि तुम लोग चल जाओगे तो हमारा अभियान का क्या होगा। तो चाहे राजतंत्र हो और चाहे लोकतंत्र हो, यदि लोग आ गए रोड पे तो सबको घुटना टेकना पड़ता है। और इसके साथ भी यही हुआ था। जब 2006 में तुम्हारा पूरा भयंकर आंदोलन चला नेपाल में, तो कहा जाता है कि इन्होंने शांति समझौता करने के लिए एग्री हुए। और 2006 में शांति समझौता पर एक तुम्हारा हस्ताक्षर होता है जिसमें तुम्हारा संविधान सभा का बात किया गया, तुम्हारा लोकतंत्र पद्धति का बात किया गया। और पूछेगा ये कब हुआ था, तो कब हुआ था तुम्हारा 24 अप्रैल 1906। कब हुआ था तुम्हारा 24 अप्रैल 2006। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, बांग्लादेश ने अपने देश को कैसा देश घोषित किया? धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी। लिखें, इसका तो हम बता ही चुके हैं आप लोग को कि बांग्लादेश कब बना था, 1971 में बना था। और बांग्लादेश का जो पिता है, फादर ऑफ बांग्लादेश जो है, या बांग्लादेश का जो जनक है, वो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। और भाई साहब, जैसे ही 1971 में बांग्लादेश नया देश बनता है तो 1971 में चुनाव भी होता है तुम्हारा। कहा जाता है कि 1970 के चुनाव के बाद 1973 में बांग्लादेश में पहली बार चुनाव हुआ था। लेकिन 1973 से पहले शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था कि हमारा देश जो होगा
वो एक पंथ निरपेक्ष देश होगा, यानी धर्म निरपेक्ष देश होगा। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं और बोलना भी जायज था, क्योंकि बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया किसी ने, तो भारत ने बनाया, तो सभी धर्मों के लिए ये देश खुला रहेगा। हालांकि वर्तमान में देखिएगा तो ऐसा सिनेरियो नहीं दिखेगा आपको। बांग्लादेश में बहुत हिंदुओं को मारा गया जब शेख हसीना भाग करके भारत आई। और एक बढ़िया बात ये है, इतना नोटिस करके देखिए आप, कि एशिया में कभी भी किसी को मार लगता है, सब भारत भाग करके आता है। 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें चीन गुस्साया था तिब्बत के दलाई लामा पर, और दलाई लामा भाग करके कहां आया? भारत आया। तो भारत का जो ये अतिथि देवो भव वाला जो एक कोटेशन है, ये सूट करता है कि जब तुम्हारा कोई ना हो, प्रिय हमको याद कर लेना, हम तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये अमीर खुसरो का शायरी है, और ये अमीर खुसरो का जो है वो तुम्हारा भारत के लिए सूट करता है तुम्हारा, कि जब किसी को भी कुछ होता है भारत याद आ जाता है कि चलो भारत में चला जाए, वहां पे खूब सत्कार किया जाएगा। और इस बार भी देखिए शेख हसीना को हुआ, कहां भाग के आई? भारत भाग के आई। तो भाई साहब शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश होगा, और उसके साथ साथ हमारा देश कैसा होगा? समाजवादी होगा। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, यहां तक क्लियर है ना? अब ध्यान दें, बांग्लादेश में कब आम चुनाव हुआ था? ये हाल फिलहाल का बात है। पहला आम चुनाव लिख लीजिएगा 1973 में हुआ था, बांग्लादेश के बनने के बाद। बांग्लादेश के बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो तुम्हारा 1973 में हुआ था। यह हालांकि 29 दिसंबर 2008 का इसमें दिया है। लिख लिए? यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके आगे ले चलेंगे हम लोग, कल चलेंगे, ठीक है? मेरा मन सॉरी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ? ऑनलाइन वाले मैसेज कर देना समझ आया कि नहीं चला। समझ आया तो 5 दबा दो फटाफट।